नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के YouTube परिवार पर आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों अपन ने जो पिछली क्लास है उस क्लास में अपन ने आमेर का जो कछवा वंश है उस कछवा वंश का इतिहास को पढ़ रहे थे और एक प्रथम क्लास हुई थी कछवा वंश की। आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा, तो आशा करता हूँ कि समझ में भी आई होगी। वो उसके आगे का जो इतिहास है उसको अपन फिर से देखते हैं। दोस्तों, पहले मैं वापस से थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि अपन ने पहले क्लास में क्या चर्चा की थी। दोस्तों, अपन ने शुरुआत से ही उसकी जो अपना आमेर का जो कछवा वंश है उसकी शुरुआत स्थापना किसने की थी इनके बारे में जानकारी देखी थी। उसके बाद में अपना जो भारी भरकम जो शासक आते हैं वो शासक में केवल और केवल भगवंत दास तक अपन ने इतिहास की चर्चा कर ली थी। उससे पहले देखिएगा कुछ ऐसे जैसे एक 1207 में कोकिल देव आए थे, इन्होंने अपनी राजधानी आमेर को बनाया था। उसके बाद में पृथ्वी सिंह आए थे, पृथ्वी सिंह कछवा, और पृथ्वी सिंह कछवा ने सांगा के साथ में सांगा का साथ दिया था और खानवा के युद्ध में वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद में इनके बाद में जो शासक आए थे वो आए थे भारमल आए थे, और भारमल ने थोड़ा डर गए थे और डर के मारे अकबर जो है उनकी शरण में चले जाते हैं और अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी पुत्री जो है हरकाबाई का विवाह करवा दिया जाता है उनके साथ में। और भारमल के जो पुत्र होते हैं भगवंत दास, उनको भी अकबर का जो दरबार है उसमें नियुक्त कर दिया जाता है। और उनके साथ में जो अपना पौत्र है, भारमल का जो पौत्र था, पोता, उसको भी वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है और उनके पोते का नाम था मान सिंह। और मान सिंह की उस समय आयु कितनी थी? केवल और केवल 12 वर्ष थी। दोस्तों, कितनी थी? 12 वर्ष थी। देखिएगा दोस्तों, आगे की बात करते हैं कि मान सिंह अगला जो शासक बनेगा भगवंत दास के बाद में, वो शासक कौन रहेगा? अपना मान सिंह। और मान सिंह भी भैया अपना रहेगा प्रथम। क्या रहेगा? प्रथम। देखिएगा, प्रथम और द्वितीय का बड़ा लोचा है यहाँ पर, तो प्रथम रहेगा। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो कार्यकाल, जैसे ये राजा बने हैं तब से इनका कार्यकाल गिना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये राजा बने थे 1589 में बने थे। कब बने थे? 1589 में। और 1614 तक ये शासक रहते हैं आमेर के या जयपुर के शासक रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मात्र 12 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में? मात्र 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में अकबर के दरबार में नियुक्त, अकबर के दरबार में नियुक्त। माता पिता की बात अपन ने कर ली थी, इनको नियुक्त किया गया था 12 वर्ष की आयु में। बात कर लेते थोड़ी सी इनके जन्म के बारे में। इनका जो जन्म होता है वो कब होता है? इनका जन्म होता है 1550 में, ठीक है ना। और 1550 में होता है मौजमाबाद। मौजमाबाद, देखिएगा, मौजमाबाद पहले कहां पर पड़ता था? पहले जयपुर में पड़ता था, है ना। लेकिन अभी अपने एक जिला बना था, नए जिले बने थे 41 जिले जो अभी हैं वर्तमान में, उससे पहले अपने पास 50 जिले बने थे एक बार राजस्थान में। तो मौजमाबाद कहां पर पड़ता है? जयपुर से एक जिला अलग हुआ था, छोटा सा जिला, जो कि ये कहां पर पड़ता है? दुद्दू। दुद्दू में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? दुद्दू में। दुद्दू जिला कैंसल हो चुका है, नए जिले बने हैं 8। उनकी भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से ट्रिक बता रखी है, आप लोग उनको याद रखिएगा, क्योंकि इन जिलों से 100% अब की बार प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नया बना है या नहीं बना है? ऐसी स्थिति का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना है, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, तो पिछले वीडियो देखिएगा बार बार, आप लोगों को समझ में आता रहेगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मौजमाबाद कहां पर है। तो मौजमाबाद जयपुर में है, और जयपुर में भी कहां पर पड़ता है? तो दुद्दू में है, ठीक है ना। दुद्दू ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जिला बन रहा था लेकिन कैंसिल हो गया वापस, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि अकबर ने इनको 12 वर्ष की आयु में अपने दरबार में नियुक्त तो कर लिया, लेकिन इनको रखा बहुत अपने प्रिय पास में रखा था, और ऐसी स्थिति में इनको एक उपाधि दी थी, अकबर द्वारा उपाधि। अब आपसे पूछ ले अकबर द्वारा क्या उपाधि दी गई, तो अकबर द्वारा इनको उपाधि दी गई थी फरजंद की उपाधि। किसकी उपाधि? फरजंद। अकबर द्वारा फरजंद की उपाधि, फरजंद, फरजंद की उपाधि दी थी, ठीक है। अब फरजंद का अर्थ क्या है भाई? फरजंद का अर्थ है दत्तक पुत्र। क्या है? दत्तक पुत्र, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, दत्तक पुत्र कहते थे इनको या दत्तक पुत्र मानते थे। उपाधि प्रदान की थी
ये प्रदान की थी, ठीक है ना, फर्जन की उपाधि या प्रदान की थी इनको। इसके बाद में देखिएगा ये बार बार सैनिक अभियान बहुत ज्यादा लेके जाते थे, मान सिंह को सर्वाधिक सैनिक अभियान लेके भेजे थे गए थे, ठीक है। आगे वापस से जो देखेगा इनके बीच में मतलब असमंजस होता है, असमंजस होने का कारण होता है आगे जाके मुगलों के साथ में इनका थोड़ा सा व्यवहार खराब हो जाता है, खराब होता है इनके बाद में जो उत्तराधिकारी आएंगे, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह के साथ में थोड़ा सा इनका वो व्यवहार खराब हो जाता है। व्यवहार खराब होने का कारण होता है, कारण ये होता है कि जब जो शासक होता है शाहजहां जो बीमार पड़ जाता है, और शाहजहां के जो पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं, वैसे शाहजहां के 4 पुत्र हैं, लेकिन जो 2 ज्येष्ठ पुत्र थे दारा शिकोह और औरंगजेब, इन दोनों के मध्य क्या होता है, अपने मतलब शासन प्रशासन या फिर ऐसा कहें कि राजगद्दी को या फिर उत्तराधिकारी को लेकर इनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। तो ये भी बात अपन करने वाले हैं, क्योंकि इनके संबंध आपसी, ये प्रश्न पूछा हुआ कि ये आपसी संबंध खराब होने का कारण क्या है, 2 कथन दे दे और फिर बाद में निष्कर्ष दे दे, ऐसा 4 कथन निष्कर्ष में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपन, तो देखिएगा फर्जन की उपाधि प्रदान की थी। दूसरी बात करें कि इन्होंने सर्वप्रथम सैनिक अभियान, देखिएगा प्रथम सैन्य अभियान, प्रथम सैन्य अभियान, सैन्य अभियान, प्रथम सैन्य अभियान लेके गए थे 1569 में। सर राजा 1589 में बने थे, बिल्कुल सही बात है, राजा 1589 में बने, इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है ना, 1589 में। और राज्याभिषेक भी 2 बार होता है, कितनी बार, 2 बार। एक तो जब ये बिहार में थे तो 1589 में केवल ये सूचना मिली थी कि भाई भगवंत दास जी हैं वो नहीं रहे, और उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद में इनको क्या बना दिया गया, वहीं पर इनका राज्याभिषेक करके राजा बना दिया गया, राजा नियुक्त कर दिया गया, शासन बना दिया गया जयपुर का। और फिर वापस ये जब बिहार से वापस यहाँ आए थे तो आमेर में वापस इनका क्या किया गया था, राज्याभिषेक किया गया था। तो उस समय वहां से आते आते और यहाँ पर ये जो सारी तैयारी करते करते 1590 हो चुका था। तो दोनों अलग अलग सालों में इनका क्या हुआ था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। इनका प्रथम सैन्य अभियान था 1569 में, जो रणथंबोर रणथंबोर लेके गए थे। दूसरी बात, पहला इनका राज्याभिषेक भी लिख लेते हैं अपन, प्रथम राज्याभिषेक, प्रथम राज्याभिषेक 1589 में बिहार में हुआ था। और एक आता है द्वितीय, या द्वितीय को ही कहते हैं विधिवत राज्याभिषेक। विधिवत राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था, 1590 में हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, आमेर में होता है। कहां पर होता है, आमेर में होता है, हाँ जी। अब देखिए कि आगे जो ये स्वतंत्र सैन्य अभियान लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, स्वतंत्र सैन्य अभियान। स्वतंत्र सैन्य अभियान लेकर जाते हैं 1573 के समथिंग, मतलब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन महाराणा प्रताप इनसे क्या समझेंगे, वैसे तो मान सिंह बड़े प्रतापी आदमी थे, शूरवीर थे, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे राजा यूं बन गए, कुछ बात थी इसलिए राजा बने, बाकी आज की डेट में किसको राजा कौन नहीं बनना चाहता, और पहले कौन नहीं बनना चाहता था, सब बनना चाहते थे। तो स्थितियां थी। और स्वतंत्र सैन्य अभियान, स्वतंत्र सैन्य अभियान, स्वतंत्र सैन्य अभियान, देखिएगा स्वतंत्र सैन्य अभियान ये लेके गए थे हल्दी घाटी वाला। हल्दी घाटी में प्रताप को समझाने के लिए, किसको, प्रताप को समझाने, लेकिन प्रताप इनसे थोड़ा समझेंगे क्या, ऐसे वैसे थोड़ी थे क्या प्रताप जो इनसे समझ जाएंगे। हाँ, इनके पास में मान सिंह का एक हाथी था, मान सिंह का हाथी, इसको भी पूछ रखा है भाई, जिसका नाम था मर्दाना। क्या नाम था, मर्दाना। अब कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे मर्दाना हाथी अकबर का था, नहीं था अकबर का, अकबर क्या वहां से बाहर से थोड़ी लेके आया था क्या हाथी घोड़े सब सारे के सारे,
हैं, 2 ड्रेसें और मतलब जो कुछ नित्य काम की सामग्री थी वो एक छोटे से बैग में डाली और वहां से चल दिया था। और यहाँ आकर अपने भोले टाले लोग थे उनके ऊपर राज करने लग गए थे। ऐसी घटना घटित हुई थी। तो आगे देखते हैं, मान सिंह है उसके पास का अति मर्दाना था, ना कि अकबर का। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि कुछ लोग किताबों में छोटे जो किताबें आती हैं, कोई भी किताब, वैसे ये नहीं कहता हूं कि कोई भी किताब गलत है, सारी किताबें अच्छी हैं, ठीक है, पढ़ने वाले खराब होते हैं, बाकी किताबें सारी की सारी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, लेकिन कुछ किताबों में मिस्टेक आती है, ये मिस्टेक मिलती है ना। तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। मर्दाना हाथी अपने मान सिंह का था, ना कि अकबर का था, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद में देखिएगा अगला आता है, मान सिंह ने और क्या किया था। मान सिंह एक बार चले गए थे भाई, मान सिंह प्रथम, ये जाते हैं बंगाल। कहां जाते हैं? बंगाल जाते हैं। और बंगाल में सैन्य अभियान लेकर, बंगाल में सैन्य अभियान, सैन्य अभियान उस समय मतलब ये तो वहां गए थे और इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम था जगत सिंह। जगत सिंह की मृत्यु हो जाती, मृत्यु हो गई। अब जगत सिंह की याद में, किसकी याद में? जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में इनकी एक रानी थी, जिस रानी का नाम था, रानी का नाम था कनकावती। क्या नाम था? कनकावती। कनकावती, कनकावती द्वारा जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। अब मंदिर का निर्माण तो करवा दिया आमेर में, मान लीजिएगा ये आपका क्या है? मंदिर है। लेकिन मंदिर तो बना दिया और इस मंदिर का नाम रख दिया जगत शिरोमणि, लेकिन मूर्ति नहीं लगाई थी, ठीक है ना। अब मंदिर खाली पड़ा है, मूर्ति नहीं लगाई, तो मान सिंह आते हैं कहां पर? मेवाड़ आते हैं। और मेवाड़ में जो आकर देखते हैं और अपने यहां पर मीरा मंदिर है, जो आज भी खाली पड़ा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मीरा मंदिर में जो कृष्ण की मूर्ति थी, उस कृष्ण की मूर्ति को ले जाकर कहां पर स्थापित करते हैं? जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित करते हैं। इसीलिए जगत शिरोमणि मंदिर जो जयपुर वाला है, उसको आज की डेट में क्या कहते हैं? मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर को क्या कहते हैं? या में लिख लीजिएगा आप लोग इसको, या मीरा मंदिर, मीरा मंदिर कहते हैं। और कहते क्यों है? तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। मेवाड़ से मान सिंह लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? मूर्ति। मान सिंह मूर्ति लाए, मूर्ति लाए किस मंदिर से? मीरा मंदिर से। पूछा हुआ प्रश्न है, मीरा मंदिर से। और यहां पर लाकर क्या कर दिया इन्होंने? इस मूर्ति को स्थापित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भैया इसका नाम परिवर्तन हो गया, और नाम परिवर्तन होकर क्या हो गया? मीरा मंदिर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मीरा मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर है, उसी को क्या कहेंगे? मीरा मंदिर कहते हैं। अब बात करते हैं और कहां से क्या लाए थे मान सिंह। तो मान सिंह एक बार भाई फिर से वापस बंगाल गए थे। कहां गए थे? बंगाल। बंगाल सैन्य अभियान, सैन्य अभियान। अब बंगाल का शासक कौन है? बंगाल का शासक है केदार कायत, केदार कायत, या फिर इसी को कहते हैं कांधार या केदार, दोनों नाम इसी के हैं। ये पिछली क्लास में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा की थी इस कहानी की, कि स्टोरी क्या थी और स्टोरी का निष्कर्ष क्या निकला था, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि जब ये बंगाल के ढाका में जाते हैं, ढाका राजधानी उसकी, और वहां पर जाते हैं, और वहां जाकर मान सिंह क्या करते हैं, वहां पर देखते हैं कि ये केदार है जो जीतता क्यों है बार बार। तो वो एक देवी थी, शीला देवी, ठीक है ना। और शीला देवी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति काले पत्थर पर अंकित है,
और उस मूर्ति को मान सिंह अपने साथ में लेकर आते हैं। और मान सिंह जब ये मूर्ति अपने साथ लेकर आते हैं आमेर, और ये लाकर कहां पर स्थापित करते हैं, ये भी अपन ने कल पढ़ा था। आमेर का जो दुर्ग है उसका जो प्रथम पोल है, उस प्रथम पोल के और जो द्वितीय पोल है उनके बीच में जो चौक छूटा हुआ है, जलेब चौक में लाकर स्थापित करते हैं, जहां पर आज की डेट में 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, 2.5 प्याले शराब वाली देवी या 2.5 प्याले शराब के कहां पर चढ़ते हैं, तो शिला माता के चढ़ते हैं, शिला देवी के चढ़ते हैं। और जो ये देवी है जो कहां पर है, आमेर दुर्ग में बैठी है आज भी, ठीक है ना। तो ये उनकी पुत्री से विवाह करके साथ में दहेज में लाए थे मानसिंह, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखिएगा। केदार का है। अब एक मूर्ति और कहां से लाते हैं, बंगाल से लाते हैं। मंदिर कौन सा है यहां पर, शिला देवी। और ये बात अपन ने कल भी कर ली थी। इसके भुजा कितनी है, 8 भुजा, अष्टभुजा, 1 2 3 4 और 4 इधर, ठीक है, 8 भुजा। शीला देवी, शीला देवी, ठीक है, जयपुर में। और निर्माण मानसिंह द्वारा करवाया गया। यहीं पर 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं, कितने, 2.5 प्याले, 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं, 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। और ये मूर्ति कहां से लाए थे, तो ये बंगाल से लाए थे, बंगाल से मानसिंह लाए थे। ये काम मानसिंह ने किए थे और अकबर की सेना में नियुक्त थे, मतलब अधीन थे। इन मुगलों के क्या थे, अधीन थे। और अकबर था उस समय तक, जब 1605 में देखिएगा, 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो उसके बाद में शाहजहां आ जाता है, ठीक है ना। और शाहजहां शासक बनता है मुगलों का, और उसके बाद में शाहजहां का और इनका थोड़ा सा मेल मिलाप थोड़ा कम रहता है। लेकिन फिर शाहजहां बीमार पड़ जाता है अंतिम समय में, तो इनके बाद में जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं वो इनको थोड़ा सा पकड़ के रगड़ देते हैं, 1-2 बार ऐसा करते हैं। और ऐसा चलता है और चलना चाहिए था, क्योंकि बहुत अत्याचार किए थे मुगलों ने, तो समय समय पर इन्होंने भी अपना कसर नहीं छोड़ी थी और पूरा पूरा काम लिया था इनको, है ना। तो इसको भी याद रखने लायक है। वैसे तो मान सिंह जो है बड़े अनुभवी व्यक्ति थे युद्ध के, ठीक है ना, इसीलिए तो महाराणा प्रताप के सामने खड़े हुए थे युद्ध करने के लिए। ऐसे ही कोई खड़ा थोड़ा हो सकता महाराणा प्रताप के सामने, है ना। तो आप लोगों ने 1576 का जो युद्ध है उस समय ये राजा नहीं बने थे, केवल और केवल सेना का मतलब मुखिया बने हुए थे, अकबर की सेना में थे, मुगलों की सेना में थे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, शाही सेना में थे ये उस समय। शाही सेना का मतलब एक क्या कह सकते हैं अपन उसको, मतलब निरीक्षण, मतलब मुखिया, एक सैनिक या सेनापति, या जैसे महाराणा प्रताप के अपने हरावल और ढोलान और जो भाग बने थे सेना के, उसी प्रकार से इन्होंने मतलब जो अग्रज थे ये, उस सेना में अग्रज व्यक्ति थे, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं हाँ, इसके बाद में अगला देखते हैं, इनके बाद में अगले जो शासक बनते हैं, इनके अगले शासक बनने से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, जैसे मौखिकली याद रखनी, क्योंकि देखिएगा सारा का सारा इतिहास है, इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन इसको अपन मतलब ऐसे जुटलाया भी नहीं जा सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी बातें, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे निर्माण कार्य किए, बहुत अच्छी मतलब 1-2 चीजें लाए थे बाहर से, जैसे ब्लू पोट्री है, तो ब्लू पोट्री का भी ये खुद लेके आए थे, और कलाकार भी घोषित किया था, कलाकार भी बनाए थे कृपाल सिंह शेखावत को। तो ये बनाने के पीछे इनका कारण क्या था, मतलब जयपुर को अच्छा रंग बिरंगा करे, जयपुर में एक प्रकार की मतलब योजना चले जिससे लोग भागों का उद्योग में रुचि हो, मतलब अपने राज्य का विस्तार करने में भी पीछे नहीं थे ये, ठीक है ना। तो अगली बात देखते हैं, एक और चीज लेके आए थे, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये मूलतः कहां की थी ब्लू पोट्री, मूलतः पर्शिया की थी। कहां की थी, पर्शिया की, पर्शिया की थी, ठीक है ना।
लेकिन मान सिंह इसको कहां से लाए? मान सिंह प्रथम इसे लाहौर से लाए, लाहौर से लाए। अब आप लोगों से पूछा जाएगा ब्लू पोट्री के कलाकार कौन है? ब्लू पोट्री के कलाकार, तो कलाकार हो जाएंगे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृपाल सिंह शेखावत किसके मतलब प्रसिद्ध कलाकार है, ये पूछा हुआ है। ब्लू पोट्री विशेषता है कहाँ की? तो ब्लू पोट्री जयपुर की मानी जाती है, ठीक है ना। जैसे आप लोग और भी बहुत सारी पोट्रियां हैं, नोट में केवल एक आध पोट्री, जैसे कागजी पोट्री, कागजी पोट्री बहुत बार एग्जाम में पूछ रही है, कागजी पोट्री कहाँ की है? कागजी पोट्री अलवर की है। कहाँ की है? अलवर की है। इसका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने मतलब कलाकारों को थोड़ा सा सहयोग दिया। कलाकारों को सहयोग देने का कारण था इनका कि कलाकार मतलब प्रफुल्लित हो और अपने राज्य का विस्तार हो। जैसे इन्होंने दरबारी भी इन्होंने अपने पास में नियुक्त किया था, ठीक है ना। तो दरबारी ने मतलब क्या किया था? दरबारी कौन होते थे? दरबारी कवि होते थे, और दरबारी कवि होने के साथ साथ मतलब पुस्तकें लिखते थे, ठीक है ना, और ग्रंथ का रचना करते थे। तो इनका एक दरबारी था जिसका नाम था मुरारी दान। मुरारी दान विशेष है, इसमें ध्यान रख लेना आप लोग। दरबारी मुरारी दान, मुरारी दान। और मुरारी दान की जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है भाई? तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मान प्रकाश, मान प्रकाश ग्रंथ। अब देखिए ये ग्रंथ लिखा था, पुस्तक में भी पूछ ले चाहे ग्रंथ में पूछ ले, तो मुरारी दान जो है वो इसके क्या रहेंगे? लेखक रहेंगे। आप लोग इसका साथ का साथ देखिएगा, लिख भी सकते हैं आप लोग। अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में आप लोग इसको लैंडस्केप में करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको साथ के साथ देखते जाए ताकि आप लोग आगे आसानी हो पढ़ने में, ठीक है ना। या फिर कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि नोट कर सके आप साथ के साथ, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा ब्लैक पोट्री हो गई। ब्लैक पोट्री कहाँ की भाई? हाँ, आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं ब्लैक पोट्री कहाँ की है, ब्लू पोट्री के साथ में ब्लैक पोट्री कहाँ की है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। वैसे मैं बता देता हूँ कोटा की है ब्लैक पोट्री, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ब्लैक, क्योंकि दो चार ऑप्शन जब आते हैं ना, ब्लैक, ब्लू, ठीक है ना, कागजी, तो मतलब कंफ्यूजन पैदा हो जाता है वहां पर। ऐसी स्थिति में आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो आता है, अगली बात आती है भाई, इनके बाद में जब 1614 में यहाँ तक शासक ये रहे थे, 1614 के बाद में बीच में एक छोटे मोटे से शासक आए थे, वो कोई ज्यादा विशेष नहीं। इसके बाद में आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। कौन आते हैं? मिर्जा राजा जय सिंह आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है ना। ये मिर्जा राजा की उपाधि इनको शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। अकबर की तो मृत्यु होगी 1605 में, ठीक है ना। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 1621 से 1667 तक। इसका भी ध्यान रखेगा आप लोग। वैसे अभी तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है ना। इतनी बातों के साथ में एक बात और ध्यान में रखो आप लोग। हाँ भाई, इन्होंने मेन मुख्य जो काम है इनका, वो सबसे पहली बात तो कि इन्होंने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? इन्होंने तीन मुगल बादशाह, तीन मुगल बादशाह का काल देखा था। कितने? तीन। तीन मुगल बादशाह में देखिएगा, पहला जो मुगल बादशाह आएगा वो आ जाएगा आपका अकबर। एक तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है ना। तीन का इन्होंने
मुगल बादशाह 3 का कार्यकाल देखा था। इन्होंने भाई संधि बहुत अच्छी की थी। एक संधि आती है जिस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि के लिए देखिएगा, इनको दमन करने के लिए अकबर ने इनको दमन करने के लिए मुगल बादशाह ने भेजा था। और मुगल बादशाह ने इनको भेजा था तो उस समय मतलब जो ये मराठा शासक शिवाजी थे, और शिवाजी के पास में ये जब गए थे तो इनके पास में सेना थी। तो सेना को देख के शिवाजी ने देखा कि यार है तो हिंदू शासक है, अपन ऐसा करते हैं इससे थोड़ी सी मतलब मुलाकात करके एक संधि के तौर पर एक पत्र लिखवा लिया जाए, ताकि अपना राज्य भी बचा रहेगा और अपन बीच बीच में छापामारी करते रहेंगे। क्योंकि छापामार नीति का प्रयोग है जो मराठा ही करते थे उस समय राजस्थान में। राजस्थान में क्या पूरे भारत में छापामार नीति अपनाने का कार्य किसने किया था? शिवाजी ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और शिवाजी महाराज जो है मराठा शासक की जो कुल देवी है, वो सौभाग्यवश देखिएगा उसकी जो कुल देवी है उनकी वो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो तुलजा भवानी है मंदिर है, अपन किले पर जाते हैं उससे पहले टिकट विंडो है, उससे पहले आप लोग जाओ तो बिल्कुल जरूर देखिए आना। ये फैक्ट है जो मतलब कई कई बार ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपन सोच भी नहीं सकते कि ये प्रश्न आता है क्या, है ना। इतिहास है, बहुत बड़ा है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐतिहासिक पक्ष बहुत बड़ा है राजस्थान का, ऐसा किसी भी राज्य का देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा इन्होंने एक संधि की थी, पुरंदर की संधि। संधि का क्या नाम था? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, ये पुरंदर की संधि जो है ये किस किस के बीच में हुई थी? शिवाजी व ये अपने जय सिंह के बीच में, इन दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। एक इनको जो उपाधि मिली थी, उपाधि, ये उपाधि है मिर्जा राजा। मिर्जा राजा कई बार पूछा हुआ है। इन्होंने एक काम ये किया था कि जब औरंगजेब शाहजहां के जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे, 2 पुत्र हैं ज्येष्ठ जो औरंगजेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में क्या होता है? लड़ाई होती है, उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं इनके बीच में। उत्तराधिकारी युद्ध में देखिएगा धर्मत का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है, एक दोरई का युद्ध भी होता है। जो अंतिम युद्ध माना जाता है वो दोरई का युद्ध था, और लगभग आप देखेंगे तो 1659 में जाकर मतलब एक दोरई का अंतिम युद्ध था और निर्णायक युद्ध था, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई थी और दारा शिकोह को भागना पड़ा था, ठीक है ना। अब दारा शिकोह को भागना पड़ा था तो उस समय मतलब दारा शिकोह का साथ दिया था किसने? जय सिंह जी ने। अब जय सिंह जी ने दारा शिकोह का साथ दिया था तो फिर बाद में औरंगजेब क्या बना? शासक बना। तो जय सिंह जी को तो क्या है, वापस सामना करना पड़ेगा किसका? औरंगजेब का। तो ऐसी स्थिति में अपने मेवाड़ का इतिहास जो अपन ने पढ़ा है उसमें मैंने बिल्कुल समझा रखा आप लोगों को कि एक देबारी समझौता हुआ था। समझौता का नाम क्या है? देबारी समझौता, उदयपुर में। और ये देबारी समझौता हुआ था, जो हुआ था अजीत सिंह जोधपुर से आए थे और जय सिंह अपने जयपुर से आए थे और यहाँ के अमर सिंह थे। इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था जो देबारी समझौता था। और अमर सिंह ने उस समय मतलब साथ दिया था अपनी सेना की तरफ से, वो औरंगजेब का दिया था। तो इन तीनों दोनों ने सोचा था कि औरंगजेब से बचा सकता तो कौन बचा सकता? मेवाड़ के महाराणा है वही बचा सकते हैं अपने को, बाकी तो इनका सामना करना पड़ेगा तो अपना तो सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक देबारी समझौता किया था और अपनी बेटी की शादी भी करवाई थी जय सिंह से, ठीक है ना। लेकिन जय सिंह को वापस ये भी कहा था कि भाई जय सिंह जी जो है उनके जो उनकी बेटी थी, उस बेटी से जो पुत्र होगा वो आमेर का क्या होना चाहिए? राजा बनना चाहिए। लेकिन इनकी बेटी का जो पुत्र होता है वो राजा नहीं बनता है, ठीक है ना। माधो सिंह को राजा नहीं बनाते और ईश्वरी सिंह बन जाता है राजा। और वो ईश्वरी सिंह है वो किसकी बेटी का पुत्र था? तो ईश्वरी सिंह जो है वो मारवाड़ के अजित सिंह की बेटी का पुत्र था, और जिसकी शादी किसके साथ करवा दी गई थी? जय सिंह के साथ करवा दी गई थी। तो इतिहास मतलब पुराने जमाने में सबसे बड़ी तो बात तो ये थी कि लड़ कौन रहा है, क्यों लड़ रहा है। हर जगह पर राजगद्दी की लड़ाई थी, आज भी वही है और पहले भी वही थी, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा इसको अच्छे तरीके से। आगे की बात करते हैं इसके बीच में कि इनके साथ में और क्या क्या घटना घटित हुई थी। देखिएगा जब मेवाड़ का जो अपना जो राजा था, मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने जब इनको वापस इस गद्दी पे बैठे रहने के लिए जब ये काम करवाया था तो उस समय मतलब 15 1600 एक तो सन याद रखना 1558
और एक है 1658, 2 बार आएगा, एक 1659। ये तीनों जो युद्ध हुए हैं, ये तीनों युद्ध किसके कारण हुए हैं? उत्तराधिकारी युद्ध है। अब ये उत्तराधिकारी युद्ध है कौन कौन से? एक तो हो जाएगा भैया आपका धर्मत, और दूसरा हो जाएगा आपका सामूगढ़, तीसरा हो जाएगा दोराई। तीनों को देख लेते हैं, तीनों में हुआ क्या था। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तीनों में जो हार हुई थी, वो हार केवल और केवल किसकी हुई थी? दारा शिकोह की हार हुई थी तीनों में, ठीक है। और दारा शिकोह की हार होती है तो हार होने का कारण था क्योंकि जो भारी भरकम जो शासक थे, जैसे मेवाड़ से बहुत ज्यादा सेना लेके गई थी, और औरंगजेब थोड़ा सा पावरफुल व्यक्ति था उस समय, मतलब निपुण था युद्ध कला में, इस वजह से इसका पलड़ा भारी रहा था। सबसे पहला एक युद्ध हुआ था उत्तराधिकारी युद्ध। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? उत्तराधिकारी। और ये राड़ करवाई थी ना, ये युद्ध जिसको अपन अपनी भाषा में कहेंगे राड़, है ना। तो ये जो राड़ है वो राड़ इसलिए, जैसे एक युद्ध है जिसको मतिरे की राड़ कहते हैं, केवल एक मतिरे की वजह से युद्ध हुआ था राजस्थान में, मतिरे की राड़, है ना। तो वही राड़ है जो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे, किसके बीच में हुए थे उत्तराधिकारी युद्ध? एक तो औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। हाँ जी, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे। पहला जो युद्ध होता है 1658 में, और स्थान कौन सा है? स्थान ले लो आप लोग धर्मत, धर्मत का युद्ध। हार किसकी हुई? ठीक है ना, देखिएगा, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो युद्ध होता है 1658 में होता है, ये सामूगढ़ में होता है। सामूगढ़, सामूगढ़ का युद्ध भी कहते हैं इसको। उत्तराधिकारी युद्ध था, और ये भी औरंगजेब और वर्सेस, इसमें कौन था? औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, या दारा कर सकते हैं। तीसरा जो युद्ध हुआ था, वो तीसरा युद्ध हुआ था भाई 1659 में। ये निर्णायक युद्ध था भाई, ये दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध, ठीक है ना। ये राजस्थान में पड़ती है दोराई, और औरंगजेब और वर्सेस कौन है भाई? अपना दारा। ये दारा शिकोह तीनों बार हारा था, तीनों बार औरंगजेब क्या है? जीता था। लेकिन दोराई के युद्ध को ही क्या कहा जाता है? निर्णायक युद्ध, निर्णायक युद्ध, जिसमें औरंगजेब की वास्तविक जीत मानी जाती है। और इसी के बाद में औरंगजेब क्या होते हैं? शासक बन जाते हैं। और औरंगजेब जब शासक बनते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब शासक बने थे, वो युद्ध करके बने। ऐसा नहीं था कि युद्ध आपसी युद्ध हो रहा है, घर में युद्ध हो रहा है, लेकिन वास्तव में लड़े थे तब जाके मतलब युद्ध हुए थे, ऐसे युद्ध नहीं हुए थे, ठीक है ना। हाँ, नहीं लड़े तो कि केवल ये नहीं लड़े थे, जहांगीर और शाहजहां ये नहीं लड़े थे, क्योंकि ये तो उत्तराधिकारी चलते आ रहे थे, इनके पुत्र थे वो भी एक एक ही थे, ठीक है ना, और थे लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिला था, ठीक है। जैसे इन दोनों को ज्यादा तवज्जो मिला था, तो उस वजह से दोनों लड़ने लगे आपस में कि भाई मैं बैठूंगा दिल्ली की गद्दी पर, एक कहता है मैं बैठूंगा। तो ऐसी स्थिति में ये युद्ध हुए थे। और इन्होंने पुरंदर की जो संधि है वो एक संधि की थी जय सिंह जी की, ये मिलती है बातें सारी की सारी। इसके बाद में जो देखिएगा शासक बन के आते हैं अगले जो दो, मतलब इनका जो जय सिंह जी का जो कार्यकाल है, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह है, इनको गद्दी पर बना रहने देने का कारण था, वो कारण किसका था? औरंगजेब का साथ दिया था इस युद्ध में किसने? मेवाड़ से। और इनका जो गद्दी पर बना रहा था वो मेवाड़ में हुआ था भाई आपका देबारी समझौता। समझौता का क्या नाम है? देबारी समझौता। इस देबारी समझौते की वजह से ही क्या होता है, इनके बीच में सुलह हो जाती है वापिस, और फिर बाद में मेवाड़ की जो बेटी है उसको ब्याह दिया जाता है, कहां पर? आमेर में। और फिर बाद में एक बेटी, मतलब कोई शर्त, इस समय मतलब बेटी की शादी करवाई थी, तो उस समय शर्त रखी थी मेवाड़ के महाराणा ने कि इसकी शादी आपसे की जा रही है, और इसके बाद में इसका जो पुत्र होगा
वो आमेर का क्या बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए। लेकिन अजीत सिंह ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, अपनी बेटी की शादी तो करवाई थी उसी समय कि मेरी बेटी की शादी भी आपसे करवा दी जाएगी, ताकि क्या होगा, आपके संबंध मुगलों से अच्छे हैं, ताकि हम भी बचे रहेंगे, ठीक है ना। उस समय मतलब राज्य को देखो, कुछ चीजें ऐसी थी, भाई मुगलों के दिन था, ऐसे स्वीकार कर ली, ऐसे ही स्वीकार तो देखिए हर कोई कर नहीं सकता है, लेकिन करनी पड़ी थी। उसका एक व्यवस्था का एक कारण था। कारण यह था कि अगर युद्ध का ऐलान कर दिया जाए तो आम जनता है वो मारी जाएगी। तो उन सारी चीजों को मध्य नजर रखते हुए फिर बाद में ही युद्ध का निर्णय होता था। ऐसे ही चाहते ही लड़ने नहीं लग जाते थे। ऐसे कोई फरी भी नहीं बैठा है कि मतलब कि नहीं 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 चलो बस युद्ध करो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ समस्या थी, इसलिए उनको अपने अधीन होना पड़ा था उनके। बाकी अधीनता ऐसे हर कोई स्वीकार नहीं करता, है ना। कोई राजा है, आमेर कोई छोटी मोटी रियासत थोड़ी थी, बहुत बड़ी रियासत थी, ठीक है ना। लेकिन कुछ बातें थी और समझौते हुए थे, उनकी वजह से इनको बना रहना पड़ा था वहां पर। तो अपना जो अगला जो शासक आएगा उसको अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगले जो शासक आएंगे वो बहुत थोड़े से लंबे चौड़े हैं। लंबे चौड़े का मतलब ये है उनके कारनामे बड़े, वो ज्यादा अधिक वर्षों तक वहां पर टिके रहे हैं अपनी गद्दी पर। इस वजह से उन्होंने काम भी ज्यादा करवाए। ये उनका कार्यकाल देखिएगा छोटा है तो छोटे काम होंगे, ठीक है ना। जैसे मान सिंह को ज्यादा समय नहीं मिला था, उसी प्रकार से जय सिंह को भी ज्यादा समय नहीं मिला है, ठीक है ना। अब ऐसे भी शासक आएंगे 45-45 वर्षों तक एक एक आदमी राज करेगा। सर्वाधिक राज करने वाला कौन है, आमेर की गद्दी पर सर्वाधिक राज करने वाला कौन सा शासक है, ये आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, ये आमेर का कछुआ वंश लेके। तब तक के लिए सभी को प्रणाम।